आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 2 है हमारा खेल में महिलाएं और बच्चे। इस टॉपिक के जो चैप्टर के जो शुरुआती टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं जैसे जो महिलाओं से संबंधित है उनको कवर करने का आज हम प्रयास करेंगे। और जो मैं जितने भी आपको टॉपिक करवा रही हूँ ये सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने सिलेबस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सिलेबस का पता रहे। और जो भी मैं टॉपिक करवाऊँ आप लोग साथ ही साथ उनको नोट भी करें ताकि आप लोग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी अलग अलग सिलेबस की। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा किसी भी वीडियो का, इसीलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हम अगर टॉपिक की बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक कराए हैं वो है घुटने का टकराना, यानी कि आसन संबंधी विकृतियां हमारा मेन टॉपिक था। इसमें हमने बात करी थी घुटने का टकराना, गोल कंधे, पीछे का कुबड़ और स्केलियोसिस, यानी कि ये जो 4 टॉपिक हैं और इसके अलावा भी कुछ विकृतियां थी। तो इन पे हमने बहुत अच्छे से बात की थी। मैंने आपको आसन का मतलब भी बताया था, विकृतियों का मतलब बताया था, फिर सबको मिला के आसन से संबंधित कौन सी विकृतियाँ होती हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था, जिससे कि आपको टॉपिक ही पहले क्लियर हो गया था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आज हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे तो वो भी देख लेते हैं एक बार। आज जिन टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है भारत में महिलाओं की खेल कूद में भागीदारी। तो मैंने आपको बताया था कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा महिलाओं के बारे में है कि महिलाओं के खेलों में क्या भागीदारी है और महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बाद महिला एथलीट त्रय। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो है एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है पहली बात। दूसरी बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इन पे सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो इसी के साथ 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है खेल में महिलाओं की भागीदारी। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की जो खेल में भागीदारी है वो प्राचीन काल से नहीं रही है, यानी कि अगर हम 90s की बात करें, अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो जो आज स्थिति है आज से बिल्कुल ही स्थिति अलग थी उस समय। तो महिलाओं को जो महिलाएं होती थी उनको खेल देखने तक की अनुमति नहीं थी। वो केवल और केवल 4 दीवारी के अंदर रहती थी और वहीं से जो इंडोर गेम्स होते हैं केवल उन्हीं को खेल सकती थी। और दूसरी बात ये कि आप सभी जानते हैं आज अगर हम खेल के क्षेत्र में देखें तो खेल के क्षेत्र में लैंगिक असमानता जो है वो विद्यमान है। मतलब बहुत हद तक तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप कुछ जगह पे ऐसे देख सकते हैं कि आपको लैंगिक असमानता दिखेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो पुरुषों को स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर बात आती है महिलाओं की, अगर महिला स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती है, अगर महिला को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो उनको पुरुषों की अपेक्षा कम मौके दिए जाते हैं, उनको पुरुषों की अपेक्षा कम समझा जाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको सोसाइटी और आजकल आप सभी देखते हैं कि जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं उनका काम क्या है, केवल और केवल घर पे रहना और घर का काम करना तथा बच्चों को संभालना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम देख सकते हैं। आज तो फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम है, लेकिन अगर हम 19वीं और 20वीं सदी की बात करते तो ये चीज़ें हम स्पष्ट रूप से देख सकते थे।
20वीं शताब्दी के मध्य की विचारधारा के अनुसार महिलाओं का शरीर जो होता है वो कोमल शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा दुर्बल तथा उनके द्वारा शिशु जन्म और पालन पोषण के उत्तरदायित्व के कारण ही उनको खेलों में भाग लेना उचित नहीं समझा जाता। तो मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं मतलब 19वीं की 20वीं की अगर विचारधारा क्या थी महिलाओं के प्रति, कि जो महिलाएं हैं उनका शरीर कोमल होता है पुरुषों की अपेक्षा और काफ़ी ज़्यादा दुर्बल होता है, जबकि खेलों में अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग और कठोर शरीर की आवश्यकता होती है ताकि आप प्रैक्टिस रेगुलर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो आपका जो जिस भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो क्या समझा जाता था कि जो महिलाएं हैं उनका जो शरीर है वो क्या है, कोमल है, और यदि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ करनी होती है, जो प्रैक्टिस करनी होती है, वो नहीं कर पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको इतनी ज़्यादा कठोर एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, तो इससे उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो उनके प्रजनन तंत्र हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये माना जाता था और महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो शिशु को केवल जन्म दे सकती है, उनका पालन पोषण के उत्तरदायित्व को ही संभाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना उनको उचित भी नहीं समझा जाता था। महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि आप घर पे रहिए और बच्चों का पालन पोषण करिए। तो ये मेंटेलिटी थी 20वीं शताब्दी की जो लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। आज के समय में तो देखो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, बल्कि आज के समय में तो ज़्यादा देखा जाए तो प्रत्येक अवसर पे जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ हद तक ये पार्टिसिपेशन कम है जितना होना चाहिए, लेकिन बहुत कम से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं है महिलाओं में जो पार्टिसिपेशन है वो 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। प्राचीन ओलंपिक में खेल में महिलाओं के खेल की प्रतिस्पर्धा को देखने की भी अनुमति नहीं थी। सन 1896 में एथेंस में आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेल में महिलाओं को कोई सहभागिता नहीं थी। यानी कि जब 1896 में एथेंस में जब आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था 1896 में, तब भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं की किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं थी उस समय। उसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं की मतलब महिलाओं का स्पोर्ट्स में कब पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ, तो वो 1900 के आधुनिक ओलंपिक से शुरू हुआ। मतलब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो सन 1900 के आधुनिक ओलंपिक खेलों से शुरू हुई। हालांकि समय बीतने के साथ साथ खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि तब से लेकर अब तक आप देख सकते हैं कि जो भागीदारी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हर क्षेत्र में, हर स्पोर्ट में आपको महिलाएं मिलेंगी, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो कोई स्टेट लेवल टूर्नामेंट ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखी कि क्या प्रॉब्लम रही है, किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स में और आज क्या कंडीशन है। बात करते हैं अब हम भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। तो भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी से मतलब है कि भारत जो है वो आप सभी जानते हैं एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां महिलाओं की सहभागिता केवल बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना और अन्य घरेलू कार्य तक ही सीमित रहती हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि भारत जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है और अभी से नहीं, काफ़ी समय से ये पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो यहाँ पे एक महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है, उनको ये उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उनका काम केवल बच्चों को पैदा करना है, उनकी देखभाल करना है और घरेलू कार्यों को संभालना है। इसी को देखते हुए जो महिलाएं हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इसके बाद शारीरिक रूप से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कोमल तथा कमज़ोर समझा जाता था, जिसके कारण उन्हें खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। आप सभी जानते हैं कि महिला और जो पुरुष होते हैं उनके अगर कंपेरेटिवली देखें तो महिला का जो शरीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है। तो इसी को देखते हुए कि महिला का शरीर कोमल है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी तो जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर थोड़ा सा
प्रभाव पड़ेगा, उसके जो मासिक धर्म है वो टाइम से नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या माना जाता था कि महिलाओं का शरीर कोमल है तो उनको खेलों में अनुमति नहीं थी, कि अगर आप वो खेल में पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके जो घरेलू कार्य हैं, उनको जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कारण होते थे कि जो महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, किस कारण से नहीं कर पाती थी। फिर भारतीय समाज की ये मानसिकता थी कि खेल गतिविधियां कठिन और कठोर होती हैं, यदि महिलाएं खेलों में भाग लेते हैं तो उनके शरीर पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि जो महिलाओं का शरीर है वो क्या है, कोमल है। अगर वो खेलों में पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें होने वाले जो कठोर और जो कठिन गतिविधियां हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनको करने से क्या होता है, महिलाओं के शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये केवल मानसिकता थी, हालांकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी आगे पढ़ेंगे अभी कि किस प्रकार से महिलाओं में इम्प्रूवमेंट हुआ, और खेलों जो आप ये जितनी भी मेंटेलिटी हमारे सामने आ रही है कि इस कारण से उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था कि वो शारीरिक रूप से कोमल थी। अगर आज के समय में देखें तो, या फिर आपने देखा होगा जब हमें पीरियड्स होते हैं या नहीं होते हैं उस समय एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है या और भी दिक्कत होती है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन होता है कि आप एक्सरसाइज करें। तो महिलाओं की खेलों में भागीदारी इतनी आसानी से नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद महिलाओं की खेलों में पार्टिसिपेशन को बढ़ा। इतनी ज़्यादा मतलब आपने देखा ऐसी मेंटेलिटी होने के बाद, स्पोर्ट्स सपोर्ट ना मिलने के बाद भी आज कहीं भारतीय जो महिलाएं हैं वो जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, साइना नेहवाल और साइना मिर्जा इत्यादि ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते और प्रतियोगिताएं जीत के भारत का नाम रोशन किया। तो आप सब देख सकते हैं कि लोगों का मानना था कि जो महिलाएं हैं वो उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनका शरीर कोमल होता है। जबकि कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारत जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पीटी उषा, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, इन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सारे पदक जीते और लोगों को ये दिखाया कि ये जो पीरियड्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स के कारण उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनका जो जनन तंत्र है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और महिलाएं भी पुरुषों के समान, पुरुषों के जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करके भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। इसके अलावा इनको भी घरेलू समस्याओं का सामना करते हुए यह सफलता अर्जित की, क्योंकि एकदम से किसी को भी सफलता नहीं प्राप्त होती। और हमारे पुरुष प्रधान भारतीय समाज की मानसिकता, विभिन्न समुदाय और धर्मों के रीति रिवाज तथा परंपराओं इत्यादि में खेलों में भारतीय महिलाओं की कम भागीदारी के प्रमुख कारण हैं। बिल्कुल, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और विभिन्न समुदाय और धर्मों के जो रीति रिवाज है, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे रिलीजन भी होते हैं जहाँ पे महिलाओं को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाता। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे महिलाओं की भागीदारी के प्रमुख कारण हैं कि महिलाएं जो हैं वो उनका पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में कम है। तो किन कारणों से कम है? पहला, उनको पूरा का पूरा प्रोत्साहन नहीं मिलता। दूसरा, सपोर्ट नहीं मिलता। तीसरा, कुछ मेंटेलिटी ऐसी हैं, कुछ ऐसे आपने देखा होगा पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी बार लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहते, जिन्हें लगता है कि अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो केवल लड़के वही स्वर्ण पदक जीत कर ला सकते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी के जो प्रमुख कारण हैं, आपने देखा होगा कि अगर आज पार्टिसिपेशन है लेकिन उतना नहीं है, पर क्या कारण है जिसके कारण महिलाएं जो हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं? पहला है समय की कमी। आप सभी जानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं उनको केवल स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन अगर करना है तो केवल उनका एक ही काम नहीं होगा कि उनको एक्सरसाइज करनी है, उनको घर भी संभालना है, उनको अपने बच्चे भी देखने हैं और उनको सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलनी है। तो जब वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलेंगे, सबसे पहले उनका घर का आता है कि वो अपने गृहस्थ को किस प्रकार से
जो घर गृहस्थ के काम हैं और जो उनके बच्चे हैं उनका किस प्रकार से पालन पोषण करना है। यदि इन सबको करते हुए महिला का समय बच जाता है तो वो खेलों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अन्य अगर नहीं बचता है तो उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो वहीं समाप्त हो जाता है। सेकंड, आपका खेल कूद को पुरुष प्रधान क्रियाकलाप समझा जाना। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं आज के संदर्भ में, अगर आज के संदर्भ में भी देखें तो आप सभी जानते हैं कि जो खेल होते हैं उनको पुरुष प्रधान क्रियाकलाप समझा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है जो खेल कूद है या फिर जो स्पोर्ट्स है वो केवल पुरुषों के लिए है। इस मानसिकता वाले लोगों के कारण भी जो महिलाएं हैं वो खेल में अपनी भागीदारी पूरी तरीके से नहीं दे पा रही हैं। इसके अलावा नियम और कानून की कमी। आप सभी जानते हैं कि अभी महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो ठीक है, लेकिन अगर पहले समय में पहले की बात करें तो उस समय या अभी भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे नियम और कानून हैं जो महिलाओं के लिए नहीं बने हैं, जो बनने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, नियम और कानून की कमी से मतलब है इनका है कि आपने काफ़ी बार क्या होता है, महिलाओं को स्पोर्ट्स के दौरान ट्रैवल करना पड़ता है। अगर बाहर जाना पड़ता है या फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है जहाँ पे भी वो कंपटीशन जो वो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो इस दौरान अगर कुछ होता है तो क्या महिला कर सकती हैं? क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ रहती हैं बलात्कार, रेप वगैरह की। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई अगर वो हो लॉ, तो महिला या फिर और भी जो अन्य, जैसे अगर विशेष परिस्थितियों के समय अगर महिला नहीं पार्टिसिपेट करती है तो कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सबसे मेन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। तो कुछ नियम और कानून की कमी है जिसके कारण महिला जो है वो खेलों में भागीदारी नहीं दे पा रही हैं। दर्शकों की कम रुचि। आप सभी जानते हैं कि पुरुषों जो, जैसे अगर आप क्रिकेट की ले, आप क्रिकेट जो होता है वो पुरुष भी खेलते हैं और महिलाएं भी खेलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है पुरुषों द्वारा। तो इससे क्या होता है, जो दर्शक हैं वो पुरुषों द्वारा खेले गए खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं। और महिला अगर कोई खेल खेलती हैं तो उन दर्शक जो होते हैं उनमें कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी को लगता है कि केवल और केवल पुरुष ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए वो उनका जो रुचि होती है वो महिलाओं के खेल के प्रति कम होती है। खेलों का पूर्ण ज्ञान ना होना। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि महिला जो होती हैं, अगर हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उसका पहले पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है खेल में तो सबसे पहले उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उनको कहाँ से प्रशिक्षण मिलेगा, किस प्रकार से उनको एक्सरसाइज करनी है, किस किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और किस खेल को करके वो अपने लाइफ को, अपने बॉडी को एक तरीके से बैलेंस कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर पता नहीं चलता, जिसके कारण महिला जो होती है वो खेलों में भागीदारी नहीं दे पाती हैं। महिला प्रशिक्षकों की कमी, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा महिला प्रशिक्षकों की कमी का मुख्य कारण है कि महिला आजकल पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जो महिला पार्टिसिपेट करती हैं उनके मन में ये रहता है कि अगर कोई महिला प्रशिक्षक नहीं होगा हमें सिखाने के लिए तो उनकी जगह पुरुष प्रशिक्षक होंगे। तो महिलाओं को जो प्रशिक्षक मिले होंगे वो क्या होंगे, वो पुरुष होंगे। और आपने देखा होगा महिलाओं को काफ़ी बारी उसके दौरान पीरियड्स हो जाते हैं, काफ़ी सारी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर एक पुरुष हमें प्रशिक्षित करेंगे तो उनके सामने ये प्रॉब्लम होंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग महसूस करेंगी। तो इसीलिए महिला प्रशिक्षकों की जो कमी है वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आज जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक जो महिला की प्रॉब्लम एक महिला ही समझ सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक महिला प्रशिक्षक को, एक महिला प्रशिक्षक की वो हो। उसके बाद समाज की अभिवृद्धि का मतलब है कि समाज का क्या एटीट्यूड है। आप सभी जानते हैं समाज हमें यही सिखाता है कि महिला जो है उनको खेलों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। खेल में पार्टिसिपेट करने का अधिकार केवल और केवल पुरुष को है। अगर वो करती हैं तो उनको सही नहीं समझा जाता। इसके अलावा सुरक्षा की कमी। महिलाओं, आपने देखा होगा काफ़ी बार अगर कोई बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनके लिए महिलाओं को सफ़र करना पड़ता है। तो जब सफ़र के दौरान आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बलात्कार और भी छेड़खानी से संबंधित। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये चीज़ें, क्योंकि आपने देखा होगा पेरेंट्स, काफ़ी सारी जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करवाते या उनका मन होता है लेकिन वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर उसको सफ़र करना पड़ेगा
किसी भी लड़की को, तो उस समय उस दौरान उसके साथ कुछ हो ना जाए। तो ये सुरक्षा की थोड़ी सी कमी है जो महिलाओं की कम भागीदारी का एक कारण है। इसके अलावा सुविधाओं की कमी, आपने देखा होगा कि महिला और पुरुष हालांकि शारीरिक रूप से तो दोनों समान हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ चीज़ें जैसे मेंस्ट्रुएशन वगैरह, ये इनको छोड़ के तो बाकी पूरी बॉडी सेम होती है। तो इसमें क्या होता है कि पुरुषों को तो जो सुविधाएं मिलती हैं वही महिलाओं को भी मिलती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे मेंस्ट्रुएशन के समय महिलाओं को स्पोर्ट्स के दौरान ज़्यादा ट्रेनिंग ना करवाई जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर उन्हें कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए उनका प्रथम रजोदर्शन है या फिर असामान्य रजोदर्शन है, तो इस स्थिति में उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ सके। तो ये मुख्य कारण हैं जो महिलाओं की कम भागीदारी के कारण बने हुए हैं, जिसके कारण महिलाएं जो हैं वो खेलों में पूरी तरीके से भागीदारी नहीं दे पा रही हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियाँ। महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियों से मतलब है कि आपने देखा होगा विशेष परिस्थितियाँ यानी कि प्रथम रजोदर्शन और असामान्य मासिक धर्म। सब कुछ तो मैंने आपको बताया कि एक मेल और एक फीमेल दोनों में सिमिलैरिटी होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर नहीं हैं। तो फीमेल के संदर्भ में आपने देखा होगा जो मेंस्ट्रुएशन होता है, प्रथम रजोदर्शन है, असामान्य मासिक धर्म है, उसके बाद मासिक रजोरोध है, ये सारे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। कि महिला जो होती है उनकी खेल में कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं। पहला है आपका प्रथम रजोदर्शन, सेकेंड इज असामान्य मासिक धर्म। प्रथम रजोदर्शन तो आप सभी समझ ही चुके हैं कि प्रथम रजोदर्शन से क्या तात्पर्य है। प्रथम रजोदर्शन का मतलब होता है लड़कियों का पहली बार मासिक रक्तस्राव, यानी कि पहली बार मासिक धर्म होना। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स होना, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना प्रथम रजोदर्शन कहलाता है। महिलाओं के इसका अगर हम वो देखें तो महिलाओं के निषेचित जो अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं के अतिरिक्त रक्त श्लेष्मा तथा रक्त कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर आना मासिक धर्म कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है उसमें क्या होता है, वो 26 से 28 डेज़ का होता है। मतलब इस दौरान क्या होता है, जो महिला हैं उनका जो अंडाणु जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो टूटते हैं तो उसी के कारण जो रक्तस्राव होता है, तो क्या होता है, ये जो समय होता है वो 26 से 28 के बीच होता है। इस समय महिलाओं में जो रक्तस्राव होता है वो किसके कारण होता है, वो निषेचित अंडाणुओं के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आमतौर पर जो किशोरी होते हैं, जो उसमें मासिक धर्म की जो शुरुआत है वो 14 वर्ष से मानी गई है। और ये मतलब 12 से 14 वर्ष के बीच पीरियड स्टार्ट होते हैं और इसे यौवनावस्था में प्रवेश करने का सूचक माना जाता है। आप सभी जानते हैं 12 से लेकर 19 तक की जो अवस्था होती है वो टीनेज कहलाती है। तो जब किसी को पीरियड्स होते हैं तो ये समझा जाता है कि वो यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इसके अतिरिक्त फिर जो महिला खिलाड़ियों का मासिक धर्म का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें महिला खिलाड़ी जो होती हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स में महिला पार्टिसिपेट करती हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला है महिला खिलाड़ियों के प्रजनन संस्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी सभी एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कठोर एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें करने से जो महिलाएं हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो प्रजनन तंत्र होते हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है। और वो जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा इतना वो हो जाता है कि आगे जाके उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब पीरियड्स होते हैं, जब किसी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं तो क्या होता है, उस समय प्रदर्शन की कमी हो जाती है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 12 से 14 की एज में कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, उस समय अगर उसको फर्स्ट पीरियड्स होते हैं तो उसके क्या हो जाएगा, उसका जो प्रदर्शन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उसके फर्स्ट पीरियड्स हैं। और फर्स्ट पीरियड आपने देखा होगा कि जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें बेचैनी रहती है, हम तनाव महसूस करते हैं
और चिड़चिड़ापन हमारे अंदर, ये सारी दिक्कतें रहती हैं जिसके कारण हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर नहीं कर पाते। उसके बाद महिला खिलाड़ियों के घबराहट और बेचैनी जैसे कारण बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहली बार मासिक धर्म आते हैं। इसके अतिरिक्त असामान्य मासिक धर्म, ये हमारा सेकंड है कि जो असामान्य मासिक धर्म है वो क्या है। असामान्य से आपको पता चल ही रहा है कि असामान्य का मतलब होता है मासिक धर्म की अनियमितता, यानी मासिक धर्म का समय पर ना आना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होकर अनियमित अंतराल पर होना या असाधारण रूप से होना रक्तस्राव कहलाता है। बिल्कुल, असामान्य मासिक धर्म से आप समझ ही रहे हैं जो असामान्य है, जो सामान्य नहीं है। सामान्य होता तो क्या होता, 26 से 28 तक के जो समय होता है, तो जो सामान्य पर मतलब जो सामान्य से नहीं, सामान्य मतलब आपने देखा होगा कि जो हमें पीरियड्स होते हैं वो 26 से 28 दिन के अंतराल में होते हैं। लेकिन 26 से 28 दिन के अंतराल में अगर किसी को पीरियड्स नहीं होते हैं तो ये क्या, ये असामान्य है। क्यों ये सामान्य नहीं है? इसलिए। तो मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। और जो ये असामान्य मासिक धर्म होते हैं वो एक सामान्य महिला के मासिक धर्म की जो चक्र होता है वो क्या होता है, 21 से 35 दिनों तक का हो सकता है, जिसमें रक्तस्राव जो है वो 2 से 7 दिनों तक होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पीरियड्स हैं वो आपको 26 से 28 दिन के अंतराल में नहीं होते, वो आपको 21 से 35 दिनों के बीच हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको लास्ट टाइम 10 तारीख को पीरियड्स हुए हैं तो हो सकता है कि इस बार आने में थोड़ी सी देरी हो जाए। तो ये जो होते हैं मतलब पीरियड्स का रेगुलर ना होना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। उसके बाद जो असामान्य मासिक धर्म है उसका खेल जो वो होती हैं उनका पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला जो होता है वो होता है खून की कमी हो जाना। पहला जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर, कि अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि पीरियड्स होते हैं वो टाइम पर नहीं होते हैं, और जब पीरियड्स होते हैं इसमें तो आपने देखा होगा 2 से लेकर 7 दिन तक रेगुलरली जो ब्लड होता है, ब्लड का फ्लो बना रहता है। तो इस समय क्या होता है, आपको पता है कि ज़्यादा ब्लडिंग होने से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। फिर शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है। अब जब खून की कमी हो जाएगी बॉडी में तो आपने देखा होगा शारीरिक क्षमता की भी तो कमी हो जाएगी ना, क्योंकि जो खून होता है, खून में हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें शारीरिक क्षमता में कमी हो जाएगी और शरीर में कंपन महसूस होगा। इसके अलावा हम थक जाएंगे जब हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें होंगी, खून की कमी हो जाएगी, शारीरिक क्षमता में कमी होगी, और जब शरीर में कंपन महसूस होगा और हम जल्दी थक जाएंगे। और एक चीज़ और भी है कि एक प्रमाण ये भी मिला है जो ये सिद्ध करता है कि व्यायाम में मासिक धर्म के दौरान होने वाले उदर पीड़ा में आराम मिलता है। यानी कि आपने जो मेंस्ट्रुएशन में या फिर पीरियड्स में आपने देखा होगा ना कि काफ़ी सारे लोगों को क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है। तो अगर आप उस दौरान व्यायाम करते हैं तो आप में जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या फिर जो आपको पेट दर्द हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो सकता है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं किसके, असामान्य मासिक धर्म के। असामान्य मासिक धर्म किन कारणों से हो सकता है। पहला है कि आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि आनुवांशिक कारण मतलब क्या, काफ़ी बारी जब माँ होती हैं उनको भी सेम ही दिक्कत होती है, फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये आनुवांशिक कारण हो गया है। उसके बाद खान पान के कारण हम कभी कभार कुछ ऐसा गलत खा लेते हैं जिसके कारण हमारे जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिगड़ जाता है। और अगर कोई डिजीज़ है तो उसके कारण भी हो सकता है। उच्च तीव्रता वाली ट्रेनिंग भी असामान्य मासिक धर्म का एक कारण है। ठीक है, तो ये कारण है कि किस कारण से जो असामान्य मासिक धर्म की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीमेल एथलीट ट्रायल, जिसमें हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, मासिक धर्म और भोजन संबंधी विकार के बारे में। तो ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी अच्छे से इनको समझें, और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। महिला एथलीट त्रय को पहले समझ लेते हैं कि महिला एथलीट त्रय क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिजीजेस शामिल हैं। महिला एथलीट प्रयोग एक दूसरे से संबंधित शारीरिक समस्याओं का एक ऐसा लक्षण है जिनमें एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और अनार्थक जैसे
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यानी कि महिला एथलीट त्रय एक ऐसा समूह है, शारीरिक समस्याओं का क्या है, एक ऐसा समूह है जिसमें एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और अनार्थक जैसी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो होती हैं। और ये सभी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हैं, जिनके दुष्परिणाम पीड़ित महिला को जीवन भर सहने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है, इनके कारण जो महिला होती है, जो पीड़ित महिला है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये और इन तीनों के अंदर कौन कौन से शामिल हैं? पहला है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, फिर मासिक रजोरोध और तीसरा है भोजन संबंधी विकार। तो इन तीनों के कारण क्या होता है, ये तीन ऐसे समस्याएं हैं, एक समस्याओं का समूह है जो क्या होता है, जो काफ़ी गंभीर होता है और इसका जो दुष्परिणाम है महिला के जीवन पर पड़ता है और उसको जीवन भर इनके जो दुष्परिणाम है वो सहन करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को हिंदी में अस्थि शुष्कता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है वो ज़्यादातर महिलाओं में ही पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं की जो हड्डियां हैं उसमें खनिज का घनत्व कम होने लगता है। तो जब खनिज जो होता है उसका घनत्व जब कम होने लगता है तो जो हड्डियां होती है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि वो हल्का सा झटका लगने पर हड्डियों की टूटने की संभावना बनी रहती है। यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है, जो अस्थि शुष्कता है, इसमें क्या होता है, हड्डियों में खनिज का जो घनत्व है या खनिज की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाती है और इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर हड्डियों पे हल्का सा भी झटका लगता है तो जो हड्डियाँ हैं वो टूटने की संभावना बनी रहती है। और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की जो संभावना है वो पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की मात्रा कम पाई जाती है। बिल्कुल, जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो मूल कारण है उसको हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है वो कम रिलीज़ होता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है वो ज़्यादातर महिलाओं को होती है। इसके अतिरिक्त जो इसके जो लक्षण हैं, अगर किसी को ये डिज़ीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, तो पहला इसका लक्षण है कि कमज़ोर जो अस्थियां होती हैं उनका कमज़ोर अस्थियों के कारण बार बार अस्थियों का चटकना और टूटना। यानी कि जो आपकी जो अस्थियां हैं वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि वो बार बार चटकती और टूटती रहती हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी धक्का लगता है, अगर आप थोड़ा सा भी गिरते हैं तो आपकी अचानक से हड्डी टूट जाती है। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के। और हड्डियों में और जोड़ों में असहनीय दर्द, क्योंकि जो ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है वो क्या है, हड्डियों से संबंधित है। तो हड्डियों में अगर आपका असहनीय दर्द होता है तो ये किसका लक्षण है? ऑस्टियोपोरोसिस का। सहन क्षमता और शक्ति में कमी, जब आपको सहन क्षमता और आपकी शक्ति में कमी महसूस हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण है। ये आपको एक बार जो डॉक्टर है उनसे सलाह लेनी चाहिए। चोटों का ठीक होने में समय लगना और मासिक धर्म का रुकना, ये सारे लक्षण हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। अगर किसी में ये सभी लक्षण देखे जाते हैं तो यानी कि वो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है उससे ग्रस्त है। अब आप एक ये फिगर देख सकते हैं जिसपे आप, एक तो ये है हेल्दी बोन्स, मतलब आप देख सकते हैं ये हेल्दी बोन है तो इसमें आपको किसी प्रकार का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ इक्वल है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये है ऑस्टियोपोरोसिस से जो ग्रस्त जो हड्डी है, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे ये छिद्र हैं। ये छिद्र क्या है, किस कारण से होते हैं? ये खनिज के घनत्व, जब खनिज की मात्रा कम होती है तब ये छिद्र जो होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये छिद्र कभी कभार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हड्डी जो होती है वो पूरी अंदर से खोखली हो जाती है। यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है वो क्या करती है, हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती है, या जब हड्डियों पे थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी सारे जो होल्स दिख रहे हैं वो इक्वल हैं, बट इसमें आपको कुछ बड़े होल दिख रहे हैं, कुछ छोटे हैं तो कुछ उनसे बड़े हैं। तो ये सारे कारण क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या कारण है? सबसे पहला है आपका आहार में कैल्शियम की कमी। आप सभी जानते हैं अगर आपको या हम सभी अपनी बोन्स को मजबूत रखना चाहते हैं तो हमें आहार में कैल्शियम को लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए क्योंकि कुछ महिलाएं अपने आहार में कैल्शियम की मात्रा को बहुत कम कर देती हैं, जिसके कारण उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है।
मासिक रजोरोध। मासिक रजोरोध मैंने आपको बताया था कि मासिक रजोरोध वो होते हैं जो असामान्य रूप से होते हैं और जिसमें महिलाओं का जो रक्तस्राव है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में बना रहता है। उसके बाद भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी विकार क्या होता है कि काफ़ी लोगों को ये रहता है कि अगर हम जो लोग मोटे होते हैं उनकी मानसिकता ये होती है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो उनका जो वज़न है वो बढ़ जाएगा। एंड जो पतले लोग होते हैं वो इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि ताकि वो उनका जो वज़न है वो बढ़ सके। तो भोजन संबंधी विकार के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है वो हो सकती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होने के कारण। उसके बाद हमारा है ये है कि किस प्रकार से हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव कर सकते हैं। तो पहला है स्वस्थ जीवन, यानी कि आपको एक स्वस्थ जीवन अपनाना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको हेल्दी फूड्स खाने पड़ेंगे, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। उसके बाद कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। आपको मैंने बताया था कारण भी यही है, इसका सुझाव भी यही है कि आप अपने आहार में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं और डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो ये सुझाव है अगर किसी को ये डिजीज़ होती है तो वो इन सारी चीज़ों के माध्यम से, लेकिन अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो उसको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मासिक रजोरोध। मासिक रजोरोध हमने अभी पढ़ा, प्रथम रजोदर्शन, असामान्य मासिक रोध। अब ये क्या है, मासिक रजोरोध क्या है? तो मासिक रजोरोध का मतलब होता है मासिक धर्म का रुक जाना। मासिक धर्म का रुक जाना मासिक रजोरोध कहलाता है। ये किस लिए रुक जाता है? क्योंकि महिला में एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका स्त्राव नहीं हो पाता है। हमने पढ़ा था ना कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो किस कारण से होता है? काफ़ी बार क्योंकि जो महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। जब वो रिलीज़ नहीं हो पाता तो हड्डियों में क्या होता है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सेम कारण यहाँ भी है। मासिक रजोरोध का मुख्य कारण क्या है कि जब एस्ट्रोजन का स्त्राव नहीं हो पाता तो महिलाओं के जो मासिक धर्म हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है, और इसी को हम मासिक रजोरोध कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है वो 3 महीने या उससे अधिक भी हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे, मान लीजिए किसी को पहले स्टार्टिंग में तो पीरियड्स समय पर आए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा डिले होते गए, इतने ज़्यादा डिले होते गए कि उनमें 3 महीने का अंतराल आ गया, 3 महीने या उससे ज़्यादा। तो इससे क्या हो जाता है कि 3 या 3 से अधिक महीनों तक अगर किसी को नहीं पीरियड्स होते हैं तो उसकी बॉडी में क्या होता है, ये जो आपने देखा होगा कि पीरियड्स के दौरान हमारा जो इम्प्योर जो ब्लड होता है वो बाहर निकलता है। तो जो ब्लड होता है वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण जो व्यक्ति है उसको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मासिक रजोरोध से आपको याद रखना है कि मासिक रजोरोध का मतलब होता है मासिक धर्म का रुक जाना, मासिक रजोरोध कहलाता है। और जो ये अवधि होती है वो 3 या 3 से अधिक मंथ की भी हो सकती है। इसका पहला जो कारण होता है वो है कम कैलोरी युक्त भोजन लेना। आपने देखा होगा कि महिला खिलाड़ियों की शारीरिक आवश्यकताओं से कम कैलोरी युक्त भोजन लेने के कारण उनको मासिक धर्म चक्र को अनियंत्रित करने वाले हार्मोन की संख्या में कमी आती है। यानी कि जो कैलोरी युक्त भोजन कम लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो जो मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाला एक जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसकी संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम भोजन में कम कैलोरी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने भोजन में सामान्य से अधिक कैलोरी लें, ताकि जो हार्मोन है, जो कैलोरी से जो हमारा मासिक धर्म चक्र है उसको नियंत्रित करता है, उसकी संख्या जो है वो उसमें वृद्धि हो। तो कैलोरी युक्त भोजन लेना और हार्मोन की संख्या में कमी आने के कारण खिलाड़ियों का मासिक धर्म रुक जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारे मासिक धर्म चक्र है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर उसकी संख्या में कमी होती है तो क्या होता है, मासिक धर्म कई बार रुक जाते हैं। पहला कारण है आपका कम कैलोरी युक्त भोजन लेना। दूसरा कारण है हार्मोन्स में बदलाव। काफ़ी बार क्या होता है, हार्मोन्स में बदलाव के भी कारण किसी को पीरियड्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपको जो हार्मोन है वो है ग्रोनोटॉपिक। ग्रोनोटॉपिक जो हार्मोन होता है उसमें परिवर्तन के कारण रजोरोध जो होता है वो होता है। रजोरोध यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो आपके रुक जाएंगे।
तो जो गोनाड्राइटोपिक जो हार्मोन है उसमें जब परिवर्तन होते हैं तो परिवर्तन होने के कारण आपके रजोरोध रुक जाते हैं। और ये जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो हार्मोन होता है, आपको बताते हैं कि अगर किसी को मासिक रजोरोध है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है वो स्रावित नहीं हो पा रहा है। जब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है तो क्या होता है, रजोरोध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद महिलाओं में यदि एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता है तो महिलाओं में मासिक धर्म रुक जाता है। बिल्कुल, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि यदि किसी को मासिक रजोरोध जैसी समस्या होती है तो उसका मुख्य कारण क्या है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव ना होना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रक्तहीनता। जो रक्तहीनता है वो रक्त रजोरोध का ही एक प्रकार है। रक्तहीनता जिसे हम इंग्लिश में एनीमिया भी बोलते हैं, यानी कि रक्त की कमी होना रक्तहीनता कहलाता है। महिला एथलीट को रक्त की कमी मासिक धर्म के दौरान हो सकती है। समझ में आया आपको कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को मान लीजिए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक पीरियड्स होते हैं तो इस दौरान क्या होगा, उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, उसको एनीमिया। जब ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उनमें कमी हो जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन और लाल रक्त को जो कणिकाएं हैं उनमें कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर किसी कोई डिजीज़ है तो वो जो डॉक्टर है उनसे सलाह लें। और फिर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और जिसके कारण रक्तहीनता हो जाती है। यानी कि रक्तहीनता क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान ये हो सकता है जब रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त की जो कणिकाएं हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और जब मात्रा कम हो जाती है हीमोग्लोबिन में कमी के कारण क्या होता है कि शरीर के विभिन्न जो भाग हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो जो रक्तहीनता की जो परेशानी है उसका लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जो रक्तहीनता का जो मुख्य कारण वो है मासिक धर्म के दौरान। यानी कि काफ़ी बार क्या होता है, हमें एक नॉर्मल से ज़्यादा समय तक पीरियड्स किसी को हो जाते हैं जिसके कारण उनका जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। और जब वो ब्लड निकल जाता है तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाएं भी उनकी मात्रा कम हो जाती है बचे हुए ब्लड में। और वो उससे क्या होता है कि वो पूरी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में नहीं भेज पाता है, जिसके कारण रक्तहीनता जैसी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा भोजन संबंधी विकार। महिला एथलीट का जो तीसरा है वो है भोजन संबंधी विकार। यानी कि भोजन से संबंधित जो विकार होते हैं उन्हें हम भोजन संबंधी विकार कहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जब व्यक्ति सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, पहले तो वो नहीं कुछ खाता था, ठीक है, बट अभी वो एकदम से स्टार्ट कर दिया खाना, और जो खाता था उसने एकदम से कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में खाना और बहुत कम मात्रा में खाना क्या है, ये भोजन संबंधी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी होती है कि यार हम मोटे हो गए हैं तो हम एकदम से खाना छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बोल रहे हैं लोग बहुत पतले हो, तुम पतले हो, तो वो एकदम से खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो इस प्रकार से जो लोग करते हैं उसे हम भोजन संबंधी डिसऑर्डर कहते हैं। और जो भोजन संबंधी जो डिसऑर्डर होते हैं या भोजन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके कारण क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कभी कभार खा लेते हैं और कभी कभार कुछ ऐसी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं जिसके कारण उनकी खुद भी उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करने लगते हैं। भोजन संबंधी विकार को 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, ये है शुद्धा अभाव। शुद्धा अभाव का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या होता है कि इसमें वो अधिक खाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन या खानपान संबंधी एक डिसऑर्डर है जो प्रारंभिक और मध्य किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है।
प्रारंभिक और मध्य किशोरावस्था। आप लोगों को इसका समय याद रखना है कि जो ये डिसऑर्डर है वो प्रारंभिक और मध्य जो किशोरावस्था है उस समय ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इस रोग में पीड़ित व्यक्ति अपना शारीरिक भार कम करने के लिए भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है, जिसके कारण वो बहुत दुबला पतला हो जाता है। तो क्या होता है कि जो भी लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं वो बहुत कम अपना भोजन कर देते हैं, और इसके कारण क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होने लग जाते हैं। यानी कि कोई मोटा अगर व्यक्ति है या जिसका वज़न ज़्यादा है, अगर लोग उसे बोलते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा है, या उसकी खुद भी मानसिकता ये है, अगर उसे मॉडलिंग में जाना है तो उसको लगता है कि हमें अपना जो भोजन है वो कम कर देना चाहिए। जब वो भोजन की मात्रा कम कर देगा तो क्या होगा, वो दुबला पतला हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भोजन की मात्रा कम करने पर तो हमारा जो शरीर है वो उसका वज़न कम होता ही है। उसके बाद वह अपना वज़न कम करने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग करता है, और जिससे उसके हृदय और गुर्दों को क्षति पहुंचती है। मतलब वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गंभीर हो जाता है, उसके अपने वज़न को लेकर के कम करना है, कि वो अनुचित तरीकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। और जो वो अनुचित तरीके करता है उससे क्या होता है, उसकी जो हृदय है और जो गुर्दे हैं उनको क्षति पहुंचती है। तो जो लोग भी एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित होते हैं उनका पहला कारण होता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक से मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई बार माता पिता, रिश्तेदार या मित्र द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार को लेकर उपहास करने के कारण वह एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर अग्रसर होते हैं। और कई बार ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें दुबले और पतले शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे मॉडलिंग, जिम्नास्टिक इत्यादि। तो ऐसे व्यवसाय अपनाने की प्रबल इच्छा के कारण भी व्यक्ति जो होता है वो अपना वजन जो होता है वो तेजी से कम करना चाहते हैं। दूसरा है जैविक कारण। जैविक कारण से तात्पर्य है जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। यदि इस समस्या से ग्रस्त कोई गर्भवती स्त्री शिशु को जन्म देती है तो उस जो शिशु है वो भी इस समस्या से ग्रस्त होगा। यानी कि मान लीजिए कोई लेडी अगर इस समस्या से ग्रस्त किसी शिशु को वो देती है जन्म, तो वो जो शिशु होगा वो भी संभावना है कि वो भी शिशु इस समस्या से ग्रस्त होगा। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत कारण। जो व्यक्तिगत, जिसे हम पर्सनल फैक्टर भी बोलते हैं, कई बार व्यक्ति अपने समूह में स्वयं को श्रेष्ठ समझने के लिए अपनी नियमबद्धता, समयबद्धता और आदर्शों का सख्ती से पालन करने लगता है, जिससे उसे इस समस्या से जिससे वो इस समस्या से ग्रस्त हो जाता है। तो व्यक्तिगत कारक क्या आपने देखा होगा, काफ़ी बार हम अपने नियमों का इतनी ज़्यादा कठोरता से पालन करने लग जाते हैं, समयबद्धता और आदर्शों की सख्ती से, हमें इस प्रकार का जो ये रोग है वो हो सकता है। नेक्स्ट इज़ मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक आपने देखा होगा ना कि काफ़ी लोग अपने शरीर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हम मोटे हैं तो हम क्या करें, हमारा जो वज़न है वो बहुत अत्यधिक है, तो और लोग क्या कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक मध्य किशोरावस्था या फिर जो प्रारंभिक किशोरावस्था के जो बालक है उनको इस रोग के प्रति अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लक्षण। सबसे पहला होता है, अगर ये किसी को रोग होता है, अगर कोई इतना कुछ करता है, तो सबसे पहला भार में कमी आना जो इसका मेन है। मासिक धर्म में अनियमितता, क्योंकि जब वो भोजन ही कम करेगा तो उसकी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो कैसे बनेगा, जब खून नहीं बन पाएगा तो मासिक धर्म में अनियमितता तो आएगी। उसके बाद शरीर फूलने का एहसास और कब्ज की शिकायत, क्योंकि जो लोग ये करते हैं वो काफ़ी बार इतना ज़्यादा वो ऐसे तरीक़ों का उपयोग कर लेते हैं कि उनका शरीर फूलने लग जाता है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति बहुत कम खाने की इच्छा करता है, कमज़ोरी और कम खाने की इच्छा होती है उसकी, वज़न कम करने का प्रयास लगातार लगा रहता है उसका, और भोजन के ऊर्जा मूल्य और वसा की मात्रा के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचता है। ठीक है, तो ये कारण है, उसको ये लगा रहता है कि यार अगर हम ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं यही चीज़ें सोचता रहता है। तो ये लक्षण है एनोरेक्सिया नर्वोसा के। उसके बाद किस प्रकार से हम इसका बचाव कर सकते हैं। पहला है विशेषज्ञों की सलाह लेकर, सबसे पहला कारण। दूसरा, बच्चों को ये समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वह स्वस्थ और आकर्षक बने रह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोग सुंदरता को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनकी जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं शरीर से ही तो है। और इसीलिए पेरेंट्स को ये ज़रूर समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि वो जैसे भी हैं वो बिल्कुल सही हैं, ताकि बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बना रहे और
उनको अपने शरीर से संबंधित कोई भी दिक्कत ना हो। इस समस्या से ग्रस्त जो संबंध लोग होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए और मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी चाहिए। भोजन संबंधी विकार में जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है बुलीमिया। पहला तो हमने पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो लोग होते हैं वो कम भोजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्या भय रहता है कि अगर हम ज़्यादा भोजन करेंगे तो हमारा वजन जो है वो इंक्रीज़ होगा इसी के डर से वो कम भोजन करते हैं। और जो बुलीमिया है जिसे हम अति क्षुधा कहते हैं, अति का मतलब होता है बहुत, क्षुधा मतलब भूख, तो जिनको मतलब भूख नहीं भी है, ये बेसिकली वो लोग करते हैं जिनका वज़न कम होता है, पहली बात, और इसीलिए करते हैं ताकि, और वो ना एक लिमिट से अत्यधिक ही भोजन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि यार हमें सब बहुत ज़्यादा पतला बोल रहे हैं, हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हमें मोटा होना है, तो वो अत्यधिक मात्रा में भोजन करने लग जाते हैं। तो बुलीमिया, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अत्यधिक भोजन करते हैं और दूसरे ही पल वजन कम करने का प्रयास करने लगते हैं। यानी कि वो भोजन भी कर रहे हैं और साथ में साथ ही साथ उनको ये भी देखना है कि उनका वजन भी ना बढ़े, ठीक है। इसीलिए भोजन के पश्चात वो उल्टी करते हैं ताकि जो उन्होंने खाया है वो पूरा बाहर हो सके और उनका पेट जो है वो उनका मन तो भर गया लेकिन उनका जो पेट है वो खाली रहे। एनिमल का प्रयोग करते हैं और दवाइयों आदि और उपवास जैसे तरीके अपनाते हैं। यानी कि एक ही पल वो खाना खाते हैं, दूसरे ही पल वो अपने खाना जो उन्होंने खाया है उसको किस प्रकार से बाहर निकालना है इसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं। उसके बाद बुलीमिया के जो कारण है वो पहला है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक जो कारक होता है या जिसे हम वो कहते हैं, क्या होता है, अगर किसी माता को ये है, मान लीजिए किसी माता को ये प्रॉब्लम थी, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, इसी बीमारी से ग्रस्त होगा। क्यों? क्योंकि ये बीमारी इतने समय तक उस माता के गर्भ में वो शिशु पल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो उसके अंदर भी आएंगी, तो वो भी यानी कि शिशु भी क्या होगा, इसी बीमारी से ग्रस्त होगा। तो पहला कारण आनुवांशिक कारक है। सेकेंड है सामाजिक कारक। कई बार मैंने आपको बताया था कि कई बार जो माता पिता होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, मित्रों द्वारा हमारा उपहास किए जाने के कारण क्या होता है, जो हमारी जो जीवन शैली है वो बदल जाती है और हम उनकी मतलब जिस प्रकार से वो डिमांड कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से हो जाए, हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। और काफ़ी सारे तो ऐसे व्यवसाय भी होते हैं, जैसे बैली डांस अगर किसी को बनना है, मॉडलिंग करनी है, किसी को एक्टिंग करनी है, तो उसके लिए तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कम वज़न वाले लोग ही प्रेफर किए जाते हैं। तो इसीलिए उसके बाद है आपका मनोवैज्ञानिक कारक। चिंता, अवसाद तथा कम आत्मसम्मान जैसे मनोवैज्ञानिक जो कारक होते हैं वो इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या रहता है, मतलब उनको माइंड में ये हो जाता है कि यार काफ़ी ज़्यादा मैं पतली हूँ, लोग भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे ऐसे करना चाहिए कि मेरा वज़न भी कम रहे और मैं जो भोजन है वो भी कर लूँ। इसके अलावा एक और कारक होता है अन्य कारक, जैसे कि कई खेल होते हैं जहाँ पे जैसे कुश्ती, विभिन्न प्रकार की दौड़ें और जिम्नास्टिक। इन खेलों के जो खिलाड़ी होते हैं वो बेहतर प्रदर्शन के लिए शरीर के भार को कम करना चाहते हैं। जिम्नास्टिक में आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है और फ्लेक्सिबिलिटी तो केवल और केवल पतले लोगों में होती है। तो इसीलिए शरीर के भार को कम करना चाहते हैं और ऐसे में उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह इस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग इस बीमारी से ज़रूर ग्रस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई समझाने वाला होगा कि आपको नहीं करना है, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, आपको जो शारीरिक संरचना है वो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, इसमें आप नहीं चेंज कर सकते हो कुछ, तो लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन जिन लोगों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है वो इस प्रकार की डिजीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उचित मार्गदर्शन। फिर हमारा नेक्स्ट है लक्षण, कि किन कारणों से इसके क्या लक्षण होते हैं। तो खाने की अत्यधिक इच्छा होना, मैंने आपको बताया था कि ये उन लोगों को होता है जो अपनी मतलब भूख से अत्यधिक खाना खाते हैं और दूसरे पल अपने जो उन्होंने खाया है उसको किस प्रकार से बाहर निकालना है इसके तरीके सोचने लग जाते हैं। तो खाने की अत्यधिक इच्छा होना, वजन का तेज़ी से बढ़ना और बार बार उल्टी करना, ड्रग्स पर
और जो ड्रग्स होता है और शराब आदि का हो जाना। तो ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी लोग नशे वगैरह करने लग जाते हैं। इससे भी क्या है, ये भी एक लक्षण है। उसके बाद बुलीमिया के कारण व्यक्ति की शारीरिक बनावट बिगड़ जाती है। बिल्कुल, जब आपने देखा होगा जब वो करेगा, जब कुछ खाएगा उसके बाद वो डायरेक्टली वॉमिटिंग करेगा, दवाइयाँ लेगा, तो उसकी शारीरिक जो संरचना है वो तो बिगड़ जाएगी। और जब शारीरिक संरचना बिगड़ जाएगी तो वो देखने में तो कुरूप लगेगा ही। तो ये लक्षण है उसके किस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं, इस जो भी इन रोग से संबंधित लोग हैं, कि बुलीमिया के उपचार में मनोवैज्ञानिक उपचार सहायक होता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मानसिक व्यवहार सब कारगर सिद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक थेरेपी दी जाती है जिसे हम पोषक थेरेपी बोलते हैं। तो पोषक थेरेपी भी इस रोग से बचा सकती है। यानी कि जिन लोगों को ये बुलीमिया हो जाता है तो उनको हम पोषक थेरेपी देते हैं, जिसमें हम उनको पोषक आहार का सेवन करने की वो करते हैं, एडवाइस देते हैं। उसके बाद चिकित्सक की सलाह लेना। चिकित्सक की सलाह पर डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं, क्योंकि डिप्रेशन के कारण ही ये बुलीमिया जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं। पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, अगर उसका वजन कम हुआ तो सबसे पहले आपको वजन सामान्य करना है। वजन सामान्य करने के लिए आपको उसको पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। फिर है, बच्चों को शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना सिखाया जाना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि उनको किस प्रकार से अपने शरीर की देखभाल करनी है। उनको ये बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और जो लोग भी उनसे ये इन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं उन लोगों से भी दूर रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जवाब दे सकूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।